हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं मॉक टेस्ट JKSSB FA के लिए। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटेंसी। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 30 MCQs। अकाउंटेंसी सेक्शन 30 मार्क्स का है। और ये सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के बाद लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने आउट ऑफ 30 कितना स्कोर किया। ठीक है, लेट मी सी आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ऑल्सो आपको ये जो 30 क्वेश्चंस का सेट है, ये जो मॉक टेस्ट है, ये आप लोगों को मिल सकता है। आप लिंक में जाना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पेज पे सारा जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन जस्ट गो देयर, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एजर्शन रीज़न बेस्ड है। एजर्शन हमें क्या दिया हुआ है? सीक्रेट रिजर्व रिजल्ट्स इन अंडरस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो इसका मतलब क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि बैलेंस शीट में बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है ना। अगर बिजनेस की एसेट्स कम दिखाई जाएं या लायबिलिटीज़ ज़्यादा दिखाई जाएं तो कंपनी रियलिटी से वीक लगेगी। इसी को बोलते हैं हम अंडरस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर जिक्र किया गया है सीक्रेट रिजर्व का। तो सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? हिडन रिजर्व, यानी कि कंपनी सीक्रेटली प्रॉफिट को हाइड करती है फ्यूचर सेफ्टी के लिए। ये ओपनली रिजर्व अकाउंट में शो नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो आपके एक्चुअल डेटर्स जो हैं वो हैं 10 लाख के, ठीक है, बट कंपनी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बना देती है 4 लाख का, जबकि एक्चुअल डाउटफुल डेट जो है वो 4 लाख नहीं है बल्कि सिर्फ 50,000 है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में डेटर्स कितने शो होंगे? आप 10 लाख में से 4 लाख को माइनस करो तो कितना आता? 6 लाख आता। इतने बैलेंस शीट में आपके डेटर्स शो होने चाहिए थे। रियलिटी में एसेट्स ज़्यादा हैं बट बुक्स में कम शो हुआ। इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि फाइनेंशियल पोजीशन वीक लग रही है। यही अंडरस्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है, एजर्शन के लिए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एजर्शन बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बोल रही है ये। सीक्रेट रिजर्व्स डेफिनेटली लीड्स टू द अंडरस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम आते हैं रीज़न के ऊपर। रीज़न में हमें बोला हुआ है क्रिएशन ऑफ एक्सेसिव प्रोविजन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट में लीड टू सीक्रेट रिजर्व्स। अब ज़रा हम इस स्टेटमेंट को तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो शब्द यूज़ किया है वो है एक्सेसिव प्रोविज़न का, है ना। देखो, प्रोविज़न का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लॉस के लिए अमाउंट को साइड में रख लेना है। जैसे कि आपको लगता है कि बैड डेट होने वाले हैं तो आप उसकी प्रोविज़न बना रहे हो। आपको पता है कि डेप्रिसिएशन होगा तो आप उसकी प्रोविज़न बना रहे हो। अब एक्सेसिव प्रोविज़न क्या होता है? जब एक्चुअल एक्सपेक्टेड लॉस से ज़्यादा प्रोविज़न बनाया जाए। जैसे कि एक्चुअल आपके एक्सपेक्टेड बैड डेट जो है वो है 20,000, पर आपने प्रोविज़न क्रिएट कर ली 1.5 लाख की, तो एक्स्ट्रा 1,30,000 इनडायरेक्टली हिडन रिजर्व बन गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरी इस स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा देखो। यहाँ पर बोला गया है अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। देखो, एसेट की एक्चुअल वैल्यू है मान लो 15 लाख, बुक्स में दिखाई 10 लाख, तो 5 लाख का जो हिडन स्ट्रेंथ है वो रिजर्व बन गया। तो ये भी सीक्रेट रिजर्व है ना। तो देखो, सीक्रेट रिजर्व मोस्टली क्रिएट होता है कैसे? बाय ओवर स्टेटिंग लायबिलिटीज़, लायबिलिटी को ज़्यादा बता दो, या फिर बाय अंडर स्टेटिंग एसेट्स, एसेट्स को कम बता दो। रीज़न में एग्जैक्टली यही बोला गया है। देखो, क्रिएशन ऑफ एक्सेसिव प्रोविजन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट में लीड टू द सीक्रेट रिजर्व। रीज़न इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। एक्सेसिव प्रोविजंस और अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की वजह से ही सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होते हैं। अब आता है सबसे मेन मुद्दा कि क्या रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, एजर्शन कह रहा था कि सीक्रेट रिजर्व कॉजेज अंडरस्टेटमेंट, है ना, और रीज़न कह रहा है कि सीक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट होता है और क्यों होता है ये एक्सेसिव प्रोविजन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट की वजह से। जो दोनों फाइनेंशियल पोजीशन को इंटेंशनली लोअर दिखाते हैं ना, देयरफॉर दे एक्सप्लेन व्हाई अंडरस्टेटमेंट हैपन्स। रीज़न इज डायरेक्टली एक्सप्लेनिंग एजर्शन। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेनिंग ए प्रॉपरली। ठीक है, एक नट शेल में मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, याद रखो कि अंडर वैल्यू करते हो अगर आप एसेट्स को, या फिर आप प्रोविज़न को एक्सेस क्रिएट कर लेते हो, तो उससे क्या होता है कि हमारा सीक्रेट रिजर्व है वो क्रिएट होता है।
इस वजह से हम एसेट्स जो हैं कम दिखाते हैं या लायबिलिटी ज़्यादा दिखाते हैं, वो सब्सिक्वेंटली क्या क्रिएट करता है, फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टेट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये था एक चीज़ यहाँ पे नई हमने क्या सीखी, सीक्रेट रिजर्व। जर्नल रिजर्व हमने पढ़ा है, जर्नल रिजर्व होता है दैट ओपनली वी शो इन द बैलेंस शीट, एंड ये जो सीक्रेट रिजर्व है ये हिडन होता है। ये कैसे हिडन होता है, बाय मैन्युपुलेटिंग द वैल्यूएशन। ठीक है, ऑल राइट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वॉयलेट द मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब ज़रा सबसे पहले मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रिलेटेड रेवेन्यूज ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड, यानी जिस पीरियड की इनकम है उसी पीरियड का एक्सपेंस भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। अब देखो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रही है। एक एक करके स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, जैसे कि मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली या फर्नीचर खरीद लिया, ये एसेट्स होती हैं। बट अगर इसको आपने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, मान लो 5 लाख की मशीनरी खरीदी, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था, एसेट साइड में शो होना चाहिए था, बट कंपनी ने पूरा 5 लाख जो था P&L अकाउंट में एक्सपेंस दिखा दिया। प्रॉब्लम क्या होगी कि फ्यूचर पीरियड्स को बेनिफिट मिलना था बट पूरा एक्सपेंस करंट ईयर में चार्ज कर दिया, यानी कि एक्सपेंस मैचिंग गलत हो गया। देयरफॉर मैचिंग प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ है यहाँ पर, है ना। सो आपको यही पूछा है कि कौन कौन से में वॉयलेट हो रहा है, तो इसमें हो रहा है। अब ज़रा सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। इग्नोरिंग अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है बट पेमेंट अभी बाकी है, जैसे कि सैलरी पेएबल या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल, मार्च की सैलरी 50,000 ड्यू है बट पेमेंट अप्रैल में होगी। अगर मार्च अकाउंट्स में सैलरी रिकॉर्ड नहीं की तो रेवेन्यू मार्च को इंक्लूड है बट रिलेटेड एक्सपेंस मिसिंग हुआ है। सो एज अ रिजल्ट प्रॉफिट आर्टिफिशियली हाई हो जाएगा और मैचिंग हमारी फेल हो जाएगी। सो मैचिंग प्रिंसिपल इज वॉयलेटेड हेयर ऑल्सो। ओके, अब ज़रा तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग प्रीपेड इंश्योरेंस फुली एज एक्सपेंसेस। अब देखो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, एडवांस पेमेंट फॉर फ्यूचर पीरियड। जैसे 1 अप्रैल को 24,000 इंश्योरेंस पेड फॉर 2 ईयर्स, ये सिचुएशन थी। अब करेक्ट ट्रीटमेंट क्या था कि करंट ईयर एक्सपेंस आपका 12,000 का हुआ, बाकी का जो 24,000 का था ना, क्योंकि टोटल बाकी का जो बचा हुआ 12,000 है वो प्रीपेड है। बट अगर पूरा 24 का 24 आप एक्सपेंस कर दोगे तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस भी करंट ईयर में चार्ज हो जाएगा। अगेन एक्सपेंसेस रॉन्ग पीरियड में चला गया, सो मैचिंग पीरियड इज ऑल्सो वॉयलेटेड हेयर। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सो अब ज़रा देखो, प्रोविज़न जो है वो एक्सपेंस लगता है तो लोग सोचते हैं कि वॉयलेशन है, बट रियलिटी नहीं है, उल्टा है। देखो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एक्चुअली मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कैसे, करंट ईयर सेल्स में कुछ क्रेडिट सेल्स डाउटफुल हो सकती हैं तो एक्सपेक्टेड बैड डेट करंट ईयर में एस्टिमेट करके एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू करंट ईयर का है तो पॉसिबल लॉस भी करंट ईयर में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। सो दिस इज परफेक्ट मैचिंग, देयर इजंट एनी वॉयलेशन हेयर। ठीक है, यहाँ पे कोई वॉयलेशन नहीं हुआ है। सो स्टेटमेंट 4 डज नॉट वॉयलेट मैचिंग प्रिंसिपल, तो वॉयलेशन सिर्फ हमारा 1, 2 एंड 3 में हो रहा था। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट, सो आपने याद रखना है कि मैचिंग प्रिंसिपल कब ब्रेक करता है, जब रॉन्ग पीरियड एक्सपेंस हो या रॉन्ग क्लासिफिकेशन हो या एक्सपेंस ओमिट हो गया। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखनी है कि प्रोविज़न हमेशा मैचिंग को जनरली सपोर्ट करता है। ऑल राइट, नाउ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी हुई है, अ कंपनसेटिंग एरर डज नॉट अफेक्ट अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, ये अकाउंटिंग का बड़ा ही ट्रिकी एरर है। एक एरर दूसरे एरर को कैंसिल कर देता है। रिजल्ट क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली कर जाता है। जैसे कि परचेज अकाउंट 1,000 से कम डेबिट किया और सेल्स अकाउंट 1,000 से कम क्रेडिट किया, तो डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो गया यहाँ पर। तो नेट इफेक्ट क्या है, डेबिट भी 1,000 से कम है और क्रेडिट भी 1,000 से कम है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा अग्री कर जाएगा। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये सही बोल रही है। अब देखो
दूसरी स्टेटमेंट में आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है हमें कंपनसेटिंग एरर्स आर ऑलवेज एरर्स ऑफ ओमिशन। अब देखो यहाँ पर ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने पहले भी आपको क्लासेस में समझाया हुआ है कि जब भी ऑलवेज शब्द आए स्टेटमेंट में, इसका मतलब आपने क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से समझना है। देखो कंपनसेटिंग एरर किसी भी टाइप का हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है, पोस्टिंग एरर भी हो सकता है। बस कंडीशन क्या है कि एरर जो है वो म्यूचुअली कैंसिल होने चाहिए। जैसे कि मान लो परचेज अंडर स्टेटेड बाय 500 और सैलरी ओवर स्टेटेड बाय 500, सो ये ओमिशन नहीं है बट कंपनसेटिंग एरर है ना। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत हो गई। सो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि पहली वाली सही है और दूसरी वाली फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर सही आंसर जा रहा है हमारे पास, ठीक है। सो याद रखना ट्रायल बैलेंस अग्री कर जाता है अगर कंपनसेटिंग एरर हो तब भी, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो तब भी, कंप्लीट ओमिशन हो तब भी, रॉन्ग्स अकाउंट बट सेम साइड हो तब भी, ठीक है। ये याद रखना है आपने। चलिए अब बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एजर्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो। कैपिटल रिसिप्ट्स जनरली डू नॉट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब ज़रा देखो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ज़रा ये देखो। नॉन रिकरिंग रिसिप्ट यानी बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन से ये नहीं आता है पैसा। यूजुअली इट इज़ रिलेटेड टू कैपिटल ट्रांजेक्शन, लायबिलिटीज़, फिक्स्ड एसेट्स एंड ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे कि शेयर कैपिटल रिसीव हो गया, लोन ले लिया, फिक्स्ड एसेट बेच दी, या फिर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ मशीनरी हो गया, है ना। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में अंतर आपको पहले पता होना चाहिए, तब जाकर कर आप ऐसे स्टेटमेंट्स या असर्शन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं पहले आपको बोलती हूँ कि थ्योरी जो है, आपने जो स्टोरी है ना पूरे टॉपिक की, वो अच्छे से समझनी है, देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सो कैपिटल रिसिप्ट्स नॉर्मली प्रॉफिट क्यों ये होते हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दे आर नॉट अर्न फ्रॉम द ऑपरेशन, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, कंपनी ने मान लो 20 लाख का लोन लिया, तो क्या ये कोई इनकम कंसीडर की जाएगी? नहीं, यहाँ तो आपकी सिर्फ लायबिलिटी इंक्रीज हुई ना। देखो एक और एग्जाम्पल, मान लो ओनर ने 10 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो बिजनेस आपका अमीर हो गया, अच्छी बात है, बट प्रॉफिट तो अर्न नहीं हुआ ना आपका। इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाती और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। हाँ, बट कुछ कैपिटल प्रॉफिट जो हैं दे में बिकम डिस्ट्रीब्यूटेबल अंडर सर्टेन लीगल कंडीशन। बट क्वेश्चन में आप देखोगे, स्टेटमेंट में देखोगे, शब्द यूज़ किया गया है जनरली, है ना। सो एजर्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा है, कैपिटल रिसिप्ट जनरली डू नॉट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब रीज़न पर आते हैं। रीज़न में बोल रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट्स अराइज फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। ये तो स्टेटमेंट डायरेक्टली रॉन्ग है, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रेवेन्यू रिसिप्ट्स आते हैं, ना कि कैपिटल रिसिप्ट्स। तो यहाँ पे शुरुआत में ही इन लोगों ने गड़बड़ कर दी है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे आपने गुड्स बेचे, कमीशन मिल गया आपको, रेंट मिल गया, सैलरी इनकम आपको रिसीव होगी, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या कैपिटल स्ट्रक्चर कोई चेंज हुआ वहाँ से अराइज होते हैं। इस वजह से आपका रीज़न जो है वो इनकरेक्ट हो गया, सिर्फ आपका एजर्शन सही है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट एसेट्स आर करेक्ट। कॉन्टिजेंट एसेट पे बेस्ड स्टेटमेंट्स हमें दी हुई है, ज़रा एक बार डिस्कस करते हैं। कॉन्टिजेंट एसेट्स क्या होता है? पॉसिबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स whose existence depends on uncertain future events। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अ पॉसिबल गेन विच इज़ अनसर्टेन, अभी श्योरिटी नहीं है। जैसे कि कंपनी फाइल्ड अ लॉ सूट एंड मे रिसीव कंपनसेशन, या फिर इंश्योरेंस क्लेम आपका पेंडिंग है, या फिर टैक्स रिफंड है बट वो अंडर डिस्प्यूट है,
ठीक है। सो आपने याद रखना है, इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमारी अकाउंटिंग क्या फॉलो करती है, प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। मतलब एक्सपेक्टेड लॉस को हम जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट एक्सपेक्टेड गेन्स को हम जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इसलिए कॉन्टिंजेंट एसेट्स को नॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर सकते हैं, झूठी। ठीक है, आओ ज़रा आप स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट हमें बोली है दे आर डिस्क्लोज्ड व्हेन इनफ्लो बिकम्स प्रोबेबल। देखो, इट डील्स विद AS 29। ये क्या बोलता है, इफ़ इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो बिकम्स प्रोबेबल देन यू शुड डिस्क्लोज इट, बट यू डोंट हैव टू रिकग्नाइज इट। ठीक है, सो डिस्क्लोज और रिकग्नाइज में अंतर है। डिस्क्लोज आप नोट्स टू अकाउंट करके डिस्क्लोज करते हो फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद, बट इफ़ यू आर रिकग्नाइजिंग इट मीन्स यू आर शोइंग इट इन द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबल शब्द यूज़ किया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट को सही बना रहा है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी लॉसूट जीतने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है मान लो, तो वो क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट पहली वाली बिल्कुल सही है। अब आते हैं दूसरी स्टेटमेंट पे। ये बोल रहे हैं दे आर रिकग्नाइज्ड व्हेन रियलाइजेशन इज़ वर्चुअली सर्टेन। देखो, रिकग्निशन कब होती है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इट इज़ ओनली रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ वर्चुअली सर्टेन। ठीक है, अब ज़रा डिफरेंस समझो। अगर तो पॉसिबल है, सिचुएशन आपकी ऐसी है कि पॉसिबल है उसको होने का, तो ट्रीटमेंट क्या होगा उसका कि उसको इग्नोर कर दो। अगर प्रॉबेबल है, मे बी और मे नॉट बी, तो हम उसे डिस्क्लोज करेंगे। बट अगर वर्चुअली सर्टेन है तब हम उसको रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। कोर्ट फाइनल जजमेंट कंपनी के फेवर में आ गया। ठीक है, अब इनफ्लो ऑलमोस्ट सर्टेन है, देन कॉन्टिजेंट एसेट्स आर नो लॉन्गर कॉन्टिजेंट, दे विल बी रिकग्नाइज्ड एज एक्चुअल एसेट। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, दे फॉलो प्रूडेंस कंसेप्ट। बिल्कुल करेक्ट, मैंने स्टेटमेंट्स की स्टार्टिंग में बताया। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। सो कॉन्टिजेंट एसेट्स को रिकग्नाइज ना करना इज अ प्रूडेंस एप्लीकेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब फोर्थ में बोल रहे हैं दे आर ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक प्रोविजन। देखो, कॉन्टिजेंट एसेट्स एंड प्रोविजन ऑपोजिट ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। प्रोविजंस क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लायबिलिटी, इनको हम रिकग्नाइज कर देते हैं इफ़ दे आर प्रॉबेबल। बट कॉन्टिजेंट एसेट्स आर द पॉसिबल गेन्स, दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड अनटिल एंड अनलेस दे आर वर्चुअली सर्टेन। ठीक है, प्रोविजन तो एक प्रॉबेबल पॉसिबल लॉस होता है, पर कॉन्टिजेंट एसेट क्या है, पॉसिबल गेन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये अंतर आपको इसका पता होना चाहिए। सो ये स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पर हमारी गड़बड़ कर गई। सो हमारी फाइनली कौन सी स्टेटमेंट सही रही, 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओनली। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमें क्या बोल रहा है, assertion rectification entries may require use of suspense account even after preparation of final account। देखो, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट होता है जो ट्रायल बैलेंस मिसमैच को टेम्परेरली बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लो आपका डेबिट साइड 5 लाख है, क्रेडिट साइड जो है 4,98,000 है ना, 2,000 का मान लो डिफरेंस आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस को फिलहाल टैली करने के लिए हम 2,000 जो है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और ट्रायल बैलेंस को अपना टैली कर देते हैं। तो आपने याद रखना है कि सस्पेंस अकाउंट मेनली तब यूज़ होता है जब वन साइडेड एरर हो या फिर ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करे। ठीक है, अब एजर्शन को देखो, एजर्शन क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ो, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में रिक्वायर यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट इवन आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इसका मतलब इवन आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये सब बन चुके हैं, कुछ एरर बाद में भी डिटेक्ट हो सकते हैं और उनकी रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज परचेज बुक जो है वो करेक्टली आपने एंटर की, बट पोस्टिंग टू सप्लायर अकाउंट जो था वो आप ओमिट कर गए, भूल गए। एज अ रिजल्ट ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा और सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाएगा।
लेटर क्या हुआ कि आफ्टर फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन एरर जो था वो डिटेक्ट हुआ, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम डाल देंगे। क्या डलेगी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री? ये हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, है ना। इसलिए एजर्शन जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, सस्पेंस अकाउंट लेटर रेक्टिफिकेशन में भी यूज़ हो सकता है। ओके, अब रीज़न देखो, वन साइडेड एरर्स कैन रिमेन अनडिटेक्टेड डिस्पाइट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ज़रा ये स्टेटमेंट को समझो। ये वन साइडेड एरर क्या होते हैं? जब सिर्फ एक साइड अफेक्ट हो, जैसे कि परचेज पोस्टेड ओनली ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड की पोस्टिंग ओमिट कर दी। सच एरर्स जनरली डिसअग्री ट्रायल बैलेंस, ठीक है। बट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि डिस्पाइट अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस अग्री भी कर गया और वन साइडेड एरर जो थे वो अनडिटेक्टेड ही रह गए। सो दिस इज जनरली इनकरेक्ट बिकॉज वन साइडेड एरर यूजुअली अफेक्ट ट्रायल बैलेंस अग्रीमेंट, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस अग्री कब करता है? मोस्टली इन कंपनसेटिंग एरर या कंप्लीट ओमिशन या प्रिंसिपल एरर, नॉट ऑर्डिनरी वन साइडेड एरर। देयरफॉर रीजन इज नॉट ट्रू एंड एजर्शन इज योर ट्रू, ठीक है। सो कुछ रेयर वन साइडेड एरर्स होते हैं, दे में रिमेन हिडन ड्यू टू कंपनसेटिंग इफेक्ट्स, बट जनरली अकाउंटिंग थ्योरी में वन साइडेड एरर जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी एग्रीमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सो फाइनल कंक्लूजन यही निकलेगा हमारा, ए करेक्ट है और जो आर है हमारा वो इनकरेक्ट रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन, इसमें हमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इनमें से क्या आपका प्रॉफिट को ओवर स्टेट करेगा? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ये है क्या, मतलब प्रॉफिट एक्चुअल से ज़्यादा शो हो रहा है। सो बेसिकली ना ये दो सिचुएशन में होता है। पहली सिचुएशन कि एक्सपेंसेस कम दिखाओ तब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, दूसरा इनकम ज़्यादा दिखाओ तब प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब आइए ज़रा स्टेटमेंट्स को डिकोड करते हैं। पहली स्टेटमेंट बोल रही है अंडर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट्स के एक्सपेंस को एलोकेट करना। मान लो आपका 1 लाख का एक्चुअल डेप्रिसिएशन था बट आपने सिर्फ 40,000 ही चार्ज किया, तो 60,000 से आपका एक्सपेंस कम हो गया, तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? ये हम निकालते हैं इनकम माइनस एक्सपेंसेस। सो अगर आपके एक्सपेंसेस कम हैं तो प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है आर्टिफिशियली हाई हो जाएगा। सो ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट होगी। सो ये स्टेटमेंट सही है। फिर बोला है ओमिटिंग अक्रूड इनकम। देखो अक्रूड इनकम क्या होता है? इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीवेबल। सो अगर आपने इसे ओमिट कर दिया तो इसका मतलब इनकम कम रिकॉर्ड हुई, तो इनकम ही कम रिकॉर्ड हुई तो प्रॉफिट ही कम हो जाएगा। सो ये ओवर स्टेटेड नहीं करेगी प्रॉफिट को, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरी वाली में बोल रहे हैं इंक्लूडिंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल एज सेल्स विदाउट कन्फर्मेशन। देखो गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्या है कि कस्टमर के पास गुड्स ट्रायल पर्पस के लिए भेजे गए थे। ओनरशिप ट्रांसफ़र तब होता है जब अप्रूवल मिल जाता है, बट अगर इमीडिएटली सेल्स ट्रीट कर दिया जाए तो क्या होगा? रेवेन्यू आपका प्री मेच्योरली रिकग्नाइज हो गया, है ना। मान लो 2 लाख के जो गुड्स थे वो आपने ऑन अप्रूवल भेजे, कस्टमर ने अप्रूवल अभी दिया ही नहीं है बट कंपनी ने अभी से बोल दिया भाई हमारी 2 लाख की सेल हो गई। 2 लाख की सेल होगी तो उन्होंने अपनी इनकम आर्टिफिशियली झूठी अपनी इनकम जो थी वो बढ़ा दी। अब इनकम बढ़ा दी तो प्रॉफिट आपका ओवर स्टेट हो गया। सो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी ओवर स्टेटमेंट क्रिएट कर रही है प्रॉफिट का। अब चौथी वाली बोल रही है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट भी है और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट आइटम भी है ना। फॉर्मूला क्या होता है COGS का? कब से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, अब तो याद होना चाहिए आपको। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएंगे, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गए, कॉस्ट कम हो गई तो खर्चा कम होते ही क्या बढ़ जाता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा बढ़ गया, है ना। सो ये भी हमारा प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर रही है। सो ये स्टेटमेंट भी सही है।
तो फाइनल हमारी क्या कौन कौन सी स्टेटमेंट सही निकली? 1, 3 एंड 4। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, सो वी कैन डिस्कस। नाउ 8th क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स दी हुई है हमें। प्रोविजन इज क्रिएटेड अगेंस्ट नोन लायबिलिटीज। सबसे पहले प्रोविजन क्या होता है? अमाउंट सेट असाइड फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लायबिलिटी या फिर अनसर्टेन ऑब्लिगेशंस। सो यहाँ पर क्या बोल दिया इन लोगों ने? नोन लायबिलिटीज। सो यही एक ट्रैप है जो आपने ध्यान देना है। प्रोविजन तो नोन लायबिलिटी के अगेंस्ट नहीं बल्कि अनसर्टेन लायबिलिटीज और एंटिसिपेटेड लॉस के अगेंस्ट क्रिएट होता है ना? करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है प्रोविजन की? कि प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर लायबिलिटीज और लॉसेज हुज अमाउंट या फिर टाइमिंग इज अनसर्टेन, सर्टेन नहीं। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, है ना, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब एग्जाम्पल्स को समझो। कंपनी को पता है टैक्स देना पड़ेगा बट एग्जैक्ट अमाउंट अभी अनसर्टेन है, तो उन्होंने प्रोविजन क्रिएट कर लिया उसके लिए। अब नॉन लायबिलिटी क्या होती है? नॉन लायबिलिटी एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता होती है और वो तो सर्टेन होती है ना। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000 की है, तो ये कोई प्रोविजन थोड़ी है, ये तो करंट लायबिलिटी है क्योंकि आपको पता ही है। सो पहली स्टेटमेंट तो इसी शब्द की वजह से आपकी गलत हो गई। ठीक है, अब ज़रा दूसरी वाली को देखते हैं। रिजर्व इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का एक पोर्शन फ्यूचर पर्पस के लिए साइड में रखना। अब रिजर्व देखो प्रॉफिट अर्न होने के बाद क्रिएट होता है, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एप्रोप्रिएशन है ये। मान लो फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ, जनरल रिजर्व में आपने 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। इट मीन्स प्रॉफिट इज अर्नड फर्स्ट देन द पार्ट इज रिटेन्ड, देयरफॉर रिजर्व इज व्हाट? इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो स्टेटमेंट 2 इज़ परफेक्ट, ये सही बोल रही है बिल्कुल। सो हमारी 1 इनकरेक्ट होगी और 2 करेक्ट हो गई। ये वाला ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर रहेगा हमारे पास। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बोल रहे हैं अंडर डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट मस्ट हैव कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। सो देखो ये डबल एंट्री सिस्टम का फाउंडेशन रूल है। हर ट्रांजेक्शन मिनिमम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करता है और डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है ना। यही होता है फॉर्मूला डबल एंट्री का। डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है इट शुड बी इक्वल, है ना। सो एजर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न बोल रहे हैं एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ डुअल इफेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है? कि एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स मिनिमम 2 अकाउंट्स, है ना। तो आप ये देखो हर ट्रांजेक्शन के 2 साइडेड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते ही हैं, तो यही तो रीज़न भी बोल रहे हैं डुअल एस्पेक्ट। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है ना। अब मुद्दा आता है कि क्या रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ड्यूअल एस्पेक्ट शब्द ही बता दिया उसने, इसी वजह से तो डबल एंट्री का ये पूरा फैला हुआ है कंसेप्ट, है ना। सो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट। इनमें से कौन सा आपको ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं कर रही है ये बताना है आपने। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट में देखते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपने कहाँ क्रेडिट कर दिया? सेल्स अकाउंट में। इसकी एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की? ये होनी चाहिए थी कैश टू फिक्स्ड एसेट, है ना। बट गलती से इन्होंने फिक्स्ड एसेट की जगह क्या डाल दिया? टू सेल्स। अब इसका क्या असर हुआ कि सेल्स झूठी आपकी इंक्रीज़ हो गई, बट ये ट्रेडिंग सेल्स नहीं है ना। ऑल्दो सेल्स अकाउंट अफेक्टेड हुआ है बट फिक्स्ड एसेट सेल नॉर्मली ट्रेडिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। प्रैक्टिकल एग्जाम इंटरप्रिटेशन हम क्या दे सकते हैं कि दिस अफेक्ट्स ओवरऑल प्रॉफिट बट नॉट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन, देयरफॉर जनरली कंसीडर्ड नॉट अफेक्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब दूसरी वाली स्टेटमेंट देखो। वेजेस फॉर मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। देखो वेजेस फॉर मशीनरी क्या होता है? ये होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होती है कि हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना होता है, बट गलती से आपने क्या कर दिया? डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया।
वेजेस अकाउंट तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब देखो लगता तो यही है देखने से कि ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट हुआ है, बट एग्ज़ाम में आपने क्या याद रखना है कि ये जो कैपिटलाइज्ड वेजेस हैं दे आर एडजस्टेड थ्रू एसेट्स या फिर कैपिटलाइजेशन ट्रीटमेंट एंड दे आर रिगार्डेड एज कैपिटल मिस क्लासिफिकेशन। सो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस जो है वो एक्चुअल ऑपरेशनली अफेक्ट नहीं होता, देयरफॉर इट इज़ ट्रीटेड एज नॉट अफेक्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, नाउ थर्ड में बोला है कैरिएज इनवर्ड इज ओमिटेड। कैरिएज इनवर्ड क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ़ यू हैव ओमिटेड दिस इट मीन्स आपने एक्सपेंस को कम कर दिया। अब COGS कम हो गया तो आपका GP जो है वो बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर ये ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट हो रहा है। ओके, अब चौथी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं परचेज रिटर्न एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ये जो परचेज रिटर्न है इट शुड हैव रिड्यूस्ड परचेजेस, बट रॉन्गली इट इज़ एंटर्ड एज सेल्स रिटर्न। एज अ रिजल्ट परचेजेस आर नॉट रिड्यूस्ड एंड द सेल्स आर रिड्यूस्ड, तो GP पे डबल इम्पैक्ट पड़ गया। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज डेफिनेटली नॉट इम्पैक्टेड, इट इज़ नॉट अफेक्टेड, है ना। सो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो GP को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है जो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं वो कौन से हैं? एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला, ये दो जो हैं आपके GP को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर हमारा 1 और 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर है। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन, इसमें बोल रहे हैं रेवेन्यू रिकग्निशन डिपेंड्स अपॉन सर्टेनिटी ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन। देखो रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है कि रेवेन्यू तब रिकग्नाइज की जाती है व्हेन इट इज़ अर्नड, इट इज़ मेजरेबल एंड द कलेक्शन रीजनेबली बिकम सर्टेन, है ना। जैसे कि मान लो एग्जांपल, कस्टमर जो है बैंकरप्ट है, रिकवरी डाउटफुल है, इवन इफ सेल इज़ टेक्निकली हैपन्ड तो रेवेन्यू रिकग्निशन जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। देयरफॉर ये जो एजर्शन है ये बिल्कुल सही बोल रहा है। रीज़न बोल रहा है अक्रूवल कंसेप्ट इग्नोर्स अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अक्रूवल कंसेप्ट ब्लाइंडली रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकली अनसर्टेनिटी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, प्रूडेंस और रेवेन्यू रिकग्निशन दोनों जो है वो काम करते हैं। इफ़ कलेक्शन इज़ अनसर्टेन रेवेन्यू रिकग्निशन रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो रीज़न है ये गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो अल्टीमेटली ओनली A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर B जो है दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रायर पीरियड आइटम। तो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि प्रायर पीरियड आइटम्स होती क्या हैं। देखो इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रीवियस पीरियड्स बट आइडेंटिफाइड इन करंट पीरियड, उसे हम कहते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। ठीक है, सो इट हैपन्स यूजुअली ड्यू टू एरर्स या फिर ओमिशन, जाहिर सी बात है ना, इसी वजह से ही होगा। अब ज़रा स्टेटमेंट्स पर आते हैं। एरियर्स ऑफ वेजेस ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन। देखो मान लो 2024 के वेजेस थे वो रिवाइज कर दिए गए 2025 में विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब एक्स्ट्रा वेजेस दे आर पर्टेन टू प्रायर ईयर, देयरफॉर इट इज़ अ प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखो, मैथमेटिकल मिस्टेक्स इन प्रीवियस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो देर इज़ एन एडिशनल मिस्टेक इन प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन, सो करंट ईयर में ये डिटेक्ट हुआ, सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रायर पीरियड एरर। ओके, फिर थर्ड स्टेटमेंट में देखो, इनकम ओमिटेड अनइंटेंशनली इन प्रीवियस ईयर, so this is direct omission error, it is related to past period, so this is also prior period item. Last statement, change in accounting estimate, so this is very important concept. Change in estimate is never equal to prior period item. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो डेप्रिसिएशन एस्टिमेट्स जो है वो रिवाइज कर दिए गए, बैड डेट एस्टिमेट्स जो है वो रिवाइज कर दिए गए, इसका इफेक्ट करंट ईयर में होएगा, करंट सिचुएशन में होगा, फ्यूचर पीरियड्स में होगा, कोई पास्ट करेक्शन नहीं होगी, देयरफॉर दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, सो 1, 2 और 3 ही जो है वो ही सही रहेंगे हमारे पास ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ 13, इसमें बोल रहे हैं कैपिटल रिजर्व्स कैन अराइज फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। येस, व्हेन एसेट्स आर एप्रिशिएटेड
द इंक्रीज इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व या फिर कैपिटल रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके लैंड की वैल्यू 10 लाख से 15 लाख होगी, तो 5 लाख का जो इंक्रीज आया दैट इज़ योर रिजर्व। सो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। फिर सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कैपिटल रिजर्व इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ बिग नो। ठीक है, कैपिटल रिजर्व जनरली आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड बिकॉज इट अराइजेज फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। डिविडेंड यूजुअली इज पेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट्स नॉट कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो दिस मेक्स स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Option A will be the right answer here. All right. Now, question number 14. इसमें हमें पूछ रहे हैं which accounting concept is most directly violated if inventory is valued above cost and NRV. देखो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल क्या होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड NRV विच एवर इज लो, है ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इन दोनों में से जो कम होगा उस पर इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाएगा। अब देखो NRV क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। अब प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है कि एंटिसिपेट लॉस बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। सो अगर इन्वेंट्री कॉस्ट और NRV दोनों से अबव पर शो कर दी तो एसेट्स आपके ओवर स्टेट हो जाएंगे और प्रॉफिट्स भी एज अ रिजल्ट आपका ओवर स्टेट हो जाएगा, है ना। मान लो आपकी जो कॉस्ट थी वो थी 1 लाख और जो आपकी NRV थी वो थी 90,000 की। ठीक है, तो करेक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 90,000 ये शो होनी चाहिए थी, बट शो कर दी है इन लोगों ने ये वाली। तो इसका क्या होगा, इन्वेंट्री आपकी इन्फ्लेट हो गई, प्रॉफिट इन्फ्लेट हो गया, लॉस इग्नोर कर दिया। सो दिस डायरेक्टली वॉयलेट्स प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट्स। ठीक है, सो गिवन ऑप्शंस में से तो सही आंसर हमारा कौन सा रहेगा, प्रूडेंस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी गोइंग कंसर्न तो आपको पता ही है, इट इज़ रिलेटेड टू द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री वैल्यूएशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। कंसिस्टेंसी, मेथड कंसिस्टेंसी इशू होता है, वैल्यूएशन एक्सेस इशू नहीं होता है। मटीरियलिटी ये भी अलग है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे। ओके, नाउ 15th क्वेश्चन, एजर्शन में हमें बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। देखो, बहुत स्टूडेंट्स गलती से डेप्रिसिएशन को वैल्यूएशन समझ लेते हैं, बट डेप्रिसिएशन इज़ नॉट इक्वल्स टू वैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्या है, डेप्रिसिएशन इज़ द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, है ना। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप लोगों को, क्लास 11th में पढ़ा था हमने। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे जो शब्द यूज़ हुआ है वो होता है एलोकेशन। डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या होता है, कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, मार्केट वैल्यू डिटर्मिन करना नहीं होता। मान लो आपकी मशीन की जो कॉस्ट है वो 10 लाख की है, ठीक है, यूज़फुल लाइफ जो है उसकी वो है 10 साल, 10 साल तक चलेगी। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, 1 लाख आप डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज कर रहे हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या इसका मतलब मशीन की मार्केट वैल्यू हर साल एग्जैक्टली 1 लाख से कम हो रही है? नहीं, मार्केट वैल्यू तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करती है, या फिर इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। देयरफॉर डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन नॉट वैल्यूएशन। ठीक है, so this makes assertion absolutely wrong. Now we will come on reason. So ये बोल रहे हैं depreciation determines current market value of asset. Again this is false, this is incorrect. Depreciation book value determine करता है, market value को नहीं। ठीक है, so reason भी गलत है, assertion भी गलत है, सारा ही कुछ गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन सी में आ रहा है ना, तो ये सही आंसर रहेगा हमारे पास। ओके, नाउ 16th क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम एक बार समझते हैं कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट बेनिफिट जो है एक्सटेंड होता है बियॉन्ड 1 अकाउंटिंग ईयर। सो एंटायर एक्सपेंस एक साल में राइट ऑफ नहीं करते, पार्ट्स जो है फ्यूचर ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। सो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और आज मॉडर्न स्टैंडर्ड्स में ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, ठीक है। अब ज़रा स्टेटमेंट्स पर आते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रही है हैवी एडवर्टीजमेंट कैंपेन बेनिफिट एक्सटेंड सेवरल ईयर्स। एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। मान लो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसकी एडवर्टीजमेंट में आपको खर्चा लग गया 50 लाख का। अब बेनिफिट तो फ्यूचर ईयर्स तक मिलेगा, है ना। सो ट्रेडिशनली इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते थे और ग्रेजुअली उसको राइट ऑफ करते थे, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरी वाली बोलती है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो, कंपनी डिबेंचर इशू करती है एट डिस्काउंट, लॉस इमीडिएट है बट बेनिफिट बोरोइंग पीरियड तक मिलता है ना। तो ट्रेडिशनली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होता था ये, इट वाज एमोर्टाइज्ड ओवर डिबेंचर लाइफ, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बिजनेस फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, लीगल फीस या फिर कोई इनकॉर्पोरेशन के खर्चे। सो इसका बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म माना जाता था ट्रेडिशनली, हेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया जाता था इसको भी। सो ये भी सही है। अब चौथी वाली बोल रही है रिसर्च एक्सपेंडिचर आफ्टर कमर्शियल प्रोडक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो, रिसर्च एक्सपेंडिचर यूजुअली रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाता है अनलेस स्ट्रिक्ट कैपिटलाइजेशन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करें। ट्रेडिशनल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली नहीं माना जाता, ठीक है। सो जो रिसर्च आफ्टर कमर्शियल प्रोडक्शन है, इट इज़ नॉर्मली करंट रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ इनकरेक्ट इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कंटेक्स्ट. So we are left with only 1, 2 and 3 statement. They are only correct. Fourth wala is wrong. So option number A will be the right answer here. Okay. Now question 17. दो स्टेटमेंट दी है हमें। पहली वाली बोल रही है अ जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एल्सवेयर। जर्नल प्रॉपर क्या होता है? स्पेशल जर्नल्स में स्पेशल जर्नल में जो ट्रांजेक्शन्स फिट नहीं होते हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं, है ना, बचे हुए रेजिडुअल, जैसे कि ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है? ओपनिंग एंट्रीज आर पास्ड इन जर्नल प्रॉपर। ओपनिंग एंट्री क्या होता है? न्यू अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग में प्रीवियस बैलेंसेस ब्रिंग फॉरवर्ड बोल रही हूँ, ब्रॉड फॉरवर्ड करने के लिए एंट्री पास करते थे, है ना। फॉर एग्जांपल कैसी होती है? एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर देते थे, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट और कैपिटल को क्रेडिट। सो ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 ना एक्चुअली स्टेटमेंट 1 का ही एग्जाम्पल है। अगर आप ज़रा इसको ध्यान से देखोगे, ओपनिंग एंट्रीज स्पेशल जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए जर्नल प्रॉपर में जाती है। So finally both the statements are correct. Option number A will be the right answer here. Okay. Now 18th question, assertion बोल रहा है हमें an error of complete omission does not affect trial balance. सबसे पहले error of complete omission क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। जब पूरा ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता, यानी जर्नल एंट्री नहीं हुई, पोस्टिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली मिसिंग है, ठीक है। सो इसका क्या इफेक्ट होता है कि ट्रायल बैलेंस पे नेट इफेक्ट इसका ज़ीरो, कुछ नहीं होता, क्योंकि डेबिट भी नहीं इंक्रीज होती, क्रेडिट भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं होता, ट्रायल बैलेंस हमारी एग्री कर जाती है। सो एजर्शन बिल्कुल सही बोल रहा है। रीज़न बोल रहे हैं नीदर डेबिट नॉर क्रेडिट एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। सो ये एग्जैक्टली एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन की डेफिनेशन है। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, बट यहाँ दोनों एब्सेंट है, देयरफॉर ट्रायल बैलेंस इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता, ठीक है। सो रीज़न भी सही है, एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रिजर्व्स। रिजर्व्स पे बेस्ड हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। जर्नल रिजर्व स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन। जर्नल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का रिटेन्ड पोर्शन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए रखा जाता है।
अब ये क्यों हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है? बिकॉज इंटरनल फंड्स हमारे इंक्रीज हो गए, रिटेन्ड अर्निंग हमारी इंक्रीज हो गई, बिजनेस की जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो गई, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही बात बोल रहा है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है स्पेसिफिक रिजर्व्स कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। नो नो नो, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब जब जिसका नाम ही स्पेसिफिक रिजर्व है तो वो एनी पर्पस के लिए क्यों ही यूज़ किया जा सकता है? अब अगर आपका DRR है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, तो वो जाहिर सी बात है जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे तभी इस्तेमाल किया जाएगा, किसी और पर्पस के लिए थोड़ी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। फिर बोल रहे हैं रेवेन्यू रिजर्व अराइजेज आउट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो, रेवेन्यू रिजर्व बिजनेस प्रॉफिट से क्रिएट होता है, जैसे कि जनरल रिजर्व या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। सो ऑपरेटिंग या फिर बिजनेस प्रॉफिट से अराइज करता है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फोर्थ में बोल रहे हैं कैपिटल रिजर्व जनरली कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। देखो, कैपिटल रिजर्व्स जो हैं वो कैपिटल प्रॉफिट से होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर कोई रिवैल्यूएशन गेन हो गए। ठीक है, जनरल रूल ये कहता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ नहीं होती है यहाँ से, क्योंकि दे आर नॉट नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बोल रही है हमारे। ठीक है, सो हमारे पास सिर्फ सेकंड वाली गलत हुई, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एजर्शन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपीयर्स इन बैलेंस शीट एज लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस जो इनकर हो चुका है बट पेमेंट पेंडिंग है, जैसे कि सैलरी फॉर मार्च 40,000 ड्यू है, पेमेंट अप्रैल में होगी। सो मार्च अकाउंट्स में क्या करेंगे? सैलरी एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन, बिजनेस को पेमेंट करनी है, देयरफॉर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होगा। तो एजर्शन बिल्कुल सही बोल रहा है। अब ज़रा रीज़न देखो, दे रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड बट अनपेड। बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी इनकर्ड एंड दे आर अनपेड करेंटली, बट वाई दे आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी? बिकॉज बिजनेस ओज मनी, है ना। सो ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है और ये इसको एक्सप्लेनेशन भी सही तरीके से दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। नाउ 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट्स ओनली बैलेंस शीट एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? मतलब इनमें से कौन सा सिर्फ बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट नहीं करता है? ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, पहले ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट होता है तब अगर इनकम रॉन्ग हो या एक्सपेंस रॉन्ग हो, और बैलेंस शीट बैलेंस शीट अफेक्ट होती है तब जब एसेट्स या लायबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन या फिर कोई पोस्टिंग का मसला हो। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहली वाली बोल रही है रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर इज़ शोन एज बिल्डिंग। सो टोटल एसेट्स तो सेम है बट क्लासिफिकेशन गलत हो गई। सो क्या आपका इनकम या फिर कोई एक्सपेंस अफेक्ट हुआ? नहीं। सो इट इज़ अफेक्टिंग ओनली बैलेंस शीट। सो ये बिल्कुल सही बात हो गई। फिर बोल रहे हैं पोस्टिंग क्रेडिटर्स टू डेटर अकाउंट। मतलब मानो एग्जाम्पल, राम क्रेडिटर था बट शाम डेटर अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। ठीक है, अब क्या इम्पैक्ट हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि राम आपका देखो क्रेडिटर से डेटर में आपने डाल दिया। इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि एसेट्स या आपके लायबिलिटीज़ मिसस्टेट हो गए, पर क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कोई टच हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो सिर्फ इट इज़ अफेक्टिंग ओनली बैलेंस शीट। सो ये बिल्कुल सही बोल रहा है स्टेटमेंट। अब तीसरी वाली देखो, बोल रही है मिस क्लासिफिकेशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, मशीन आपने परचेज की थी 1 लाख की, इट इज़ ट्रीटेड एज रिपेयर एक्सपेंस क्योंकि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ उसको लिंक कर दिया। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या थी कि एसेट इंक्रीज होना चाहिए था, बट अब ये एक्सपेंस बन गया। तो एज अ रिजल्ट एक्सपेंस बनने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और एसेट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे P&L और बैलेंस शीट दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा तो सिर्फ बैलेंस शीट वाला था, तो इस वजह से ये गलत हो गया। चौथी वाली स्टेटमेंट बोल रही है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल्स को। देखो, सेल्स डायरेक्टली अफेक्ट करती है रेवेन्यू को। अगर रेवेन्यू रॉन्ग है तो प्रॉफिट रॉन्ग है, देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड। ओके, सो हमारे पास सही आंसर कौन सा बचा?
सही बचा सिर्फ 1 और 2 स्टेटमेंट ओनली, है ना। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 22 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट्स वैल्यूएशन ऑफ एसेट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा विद नो इंटेंशन ऑफ लिक्विडेशन या फिर क्लोजर। एसेट वैल्यूएशन डायरेक्टली डिपेंड करती है इस अजम्पशन पे, बिकॉज बिजनेस कंटिन्यूइंग एसेट्स यूज वैल्यू बेसिस पे वैल्यूड होती हैं, है ना। अब आपने मशीन खरीदी है 10 लाख की, बिजनेस आपका कंटिन्यूइंग है, तो डेप्रिसिएटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस यूज़ करी जाएगी, है ना। सो ये पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी वाली में बोल रहे हैं बिजनेस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, एसेट्स आर वैल्यूड एट रियलाइजेबल वैल्यू। सो अगर बिजनेस क्लोज होने वाला है देन एसेट ऑपरेशंस के लिए यूज़ नहीं होंगे, दे विल लाइकली बी सोल्ड, है ना, जब आपका कंप्लीशन हो जाएगा। सो वैल्यूएशन बेसिस बिकम्स नेट रियलाइजेबल या फिर लिक्विडेशन वैल्यू। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं बेसिकली हमारी करेक्ट हो गई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ 23 एजर्शन हमें क्या बोल रहे हैं, विंडो ड्रेसिंग में मिसलीड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, आर्टिफिशियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अट्रैक्टिव दिखाना विदाउट एक्चुअल इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड लायबिलिटीज झूठी आपने हाइड कर ली, एक्सपेंसेस आपने पोस्टपोन कर लिए, करंट रेशियोज़ को आर्टिफिशियली इम्प्रूव किया हुआ दिखा दिया, तो इसका असर क्या पड़ेगा कि यूज़र्स जो हैं आपके वो मिसलीड हो सकते हैं। इसलिए आपकी असर्शन बिल्कुल सही समझा रही है। रीज़न बोल रही है इट मैनिपुलेट्स प्रेजेंटेशन विदाउट चेंजिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। दिस इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ विंडो ड्रेसिंग। बिजनेस रियलिटी सेम होती है, सिर्फ प्रेजेंटेशन को ब्यूटिफाई कर दिया जाता है ना। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स नो फ्लो ऑफ कैश। मतलब ट्रांजेक्शन्स वो इनमें से कौन सी है जिसमें कैश का कोई भी फ्लो नहीं हो रहा, ना पेमेंट हो रही ना रिसिप्ट हो रही है। ध्यान से पढ़ो ज़रा। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर होल्डर्स दे आर कन्वर्टेड इनटू शेयर होल्डर्स। तो जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर्स को हम डेबिट कर देते हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। इज देयर एनी कैश इन्वॉल्व्ड? नो, ओनली लायबिलिटी इज कन्वर्टेड टू इक्विटी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज नॉन कैश। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज। जाहिर सी बात है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, देयर इज़ नो कैश का आउटफ्लो। सो ये भी बिल्कुल सही है। अब तीसरी वाली स्टेटमेंट बोल रही है परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट शेयर। अब मशीनरी खरीदी, दिया क्या आपने, शेयर, कैश कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये भी कैश का कोई फ्लो नहीं हुआ। फिर आ रहा है ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स। आपने ट्रांसफ़र को रिज़र्व को ट्रांसफ़र किया, सॉरी, तो अगेन कैश का कोई फ्लो नहीं हुआ, तो ये भी सही है। तो बेसिकली हमारी सारी स्टेटमेंट्स ही जो हैं ये सारी नॉन कैश वाली थी, तो सही आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, ये स्टेटमेंट्स हमें क्या दी हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूस अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन पर्पस क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी और कंपैरेबिलिटी को लाना। अर्लियर प्रॉब्लम क्या थी कि डिफरेंट कंपनीज में सेम ट्रांजैक्शन को डिफरेंट मेथड से ट्रीट किया जाता था, जैसे कि डिफरेंट डेप्रिसिएशन के मेथड्स हो गए या डिफरेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स हो गए। एज अ रिजल्ट क्या होता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लिमिट्स कर देते हैं और स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन, है ना। सो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही बात बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्प्लीटली एलिमिनेट्स प्रोफेशनल जजमेंट। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ अ बिग नो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस देते हैं बट एवरी सिचुएशन एग्जैक्ट फिक्स्ड फार्मूला से सॉल्व नहीं होती। प्रोफेशनल जजमेंट इज स्टिल रिक्वायर्ड इन यूजफुल लाइफ एस्टिमेशन या फिर बैड डेट का एस्टिमेशन, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट जो है आपकी गलत हो गई। सो ओनली 1 इज़ करेक्ट, सेकेंड वाली इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी विल बी द आंसर।
नाउ क्वेश्चन 26, इसमें हमें बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है, ये क्या होता है कि एक्सपेंस या प्रोविजन के कंटेक्स्ट में प्रॉफिट डिटरमिन करने से पहले डिडक्ट होता है। टैक्सेशन प्रोविजन जो है करेंट ईयर ऑब्लिगेशन है, सो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है, देयरफॉर इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रीज़न बोल रहा है इट मस्ट बी क्रिएटेड वेदर प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट और नॉट। देखो प्रोविजन जनरली कंपल्सरी नेचर का होता है, इवन इफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आर लो टैक्स लायबिलिटी हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड, देयरफॉर रीज़न इज ऑल्सो करेक्ट। बट आप एक चीज़ देखो, क्या रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं? नॉट एग्जैक्टली। वाई प्रोविजन इज चार्ज? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू करेंट ईयर एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज, नॉट बिकॉज प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट हैं या नहीं। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, जाहिर सी बात है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सही तरीके से नहीं मिल रही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। अब आमतौर पे असर्शन वाले क्वेश्चंस में गड़बड़ी हो जाती है कि जब दोनों स्टेटमेंट वैलिड निकल जाती है ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका जो रीज़न का लिंक है ना, एक्सप्लेनेशन का जो लिंक है ना, वो भूल जाते हैं एक्साइटमेंट में। तो इस चीज़ को आपने छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन आर करेक्ट? डेप्रिसिएशन पे बेस्ड स्टेटमेंट्स दी हैं, कौन सी सही है बतानी है। इट इज़ एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सिस्टमेटिक एलोकेशन। फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस कर लिया था ऊपर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात बोल रही है। दूसरी वाली बोल रही है इट एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। Depreciation itself does not create funds, it is only an accounting charge. Funds available तब होंगे when business retain equivalent cash internally, ठीक है। Depreciation indirectly help करता है profit retention में, but automatically replacement fund ensure नहीं करता है। So statement 2 हमारी गलत हो गई है। फिर बोल रहे हैं इट इज़ चार्ज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। येस, इवन इफ कंपनी इज इन लॉस डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी जस्ट बिकॉज एसेट इज बीइंग यूज्ड, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ वाली में बोल रहे हैं लैंड जनरली इज नॉट डेप्रिशिएटेड। देखो लैंड को डेप्रिशिएट इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इट इज़ नॉर्मली इट हैज़ अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ एंड ऐसा कुछ एग्जॉस्ट होने वाली सिचुएशन एज सच नहीं होती इसकी, देयरफॉर जनरली नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन इट, ठीक है। एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है, याद रखना। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फिलहाल। तो यहाँ पर सही हमारी सिर्फ सेकंड वाली गलत हुई, 1, 3 और 4 हमारी सही है। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ओके। नाउ 28th क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस ओनली व्हेन एडजस्टेड स्टॉक इज गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। देखो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह से आ सकता है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। जो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस होता है वो एडजस्टमेंट बेस्ड होता है। इफ स्टॉक इज ऑलरेडी इनसाइड ट्रायल बैलेंस इट मीन्स सिंगल अफेक्ट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड ओनली बैलेंस शीट में जाएगा ये। बट इफ एडजस्टेड स्टॉक इज गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, है ना, then entry is not yet passed and dual effect is required, therefore ट्रेडिंग अकाउंट जो है क्रेडिट साइड में है उसकी क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, hence the assertion is correct। रीजन बोल रहे हैं एडजस्टेड स्टॉक रिक्वायर्स डुअल इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। एडजस्टमेंट आउटसाइड ट्रायल बैलेंस मीन्स अकाउंट्स आर स्टिल इनकम्प्लीट, एंट्री इज रिक्वायर्ड। कौन सी एंट्री होती है इसकी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ड्यूअल इम्पैक्ट इसका कहाँ पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है। इसलिए ये ट्रू है, एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ 29 में बोल रहे हैं विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल जस्टिफाइज चार्जिंग डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। देखो डेप्रिसिएशन ईयरली क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि एसेट्स जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रही है, सो कॉस्ट भी तो ईयरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सो ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? अब तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, मैचिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल बेस्ड तो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है एरर ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस अग्रीमेंट, और स्टेटमेंट 2 बोल रही है एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज ड्यू टू वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं हैं ये मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे।
ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करो, खुद समझो, और इसका सही आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और एट द एंड मुझे बताओगे आप कि आउट ऑफ 30 आप लोगों ने कितना स्कोर किया। लेट मी सी कि आप लोगों की प्रेपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।